जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं व्यतिकरण संबंधी यंग का प्रयोग फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। ये एक ऐसा डेरिवेशन है, मतलब ऐसे समझिए कि मैं 100% तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आपको मिलेगा ज़रूर। मतलब इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप पेपर मिलने से पहले आपकी बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिल जाए, आप इसे लिख डालिए और बाद में जिस नंबर पर ये क्वेश्चन हो वो नंबर डाल दीजिए। अब समझ सकते हैं आप कि ये कितना पूछा जाता है। मतलब कॉपी आपको जैसे ही मिले आप ये डेरिवेशन कर डालिए, मतलब ये पेपर में होगा ज़रूर, और फिर बाद में पेपर में जो प्रश्न पर हो वो उत्तर उस पर डाल दीजिएगा। समझ लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आज आप सीख कर ही जाने वाले हैं। ठीक है, बने रहिएगा। व्यतिकरण संबंधी यंग का प्रयोग, पहली बात चलो व्यतिकरण बता देते हैं आपको क्या होता है। जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, यानी जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को ही हम व्यतिकरण कहते हैं। फिर से एक बार, जब दो प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान, आवृत्तियां समान हों, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। जो जहां पर अधिकतम तीव्रता कहती मतलब होती है, जिन बिंदुओं पर उन्हें कहा जाता है, वहां पर जो पट्टियां इसी प्राप्त होती हैं अधिकतम तीव्रता वाली, तो उन्हें कहा जाता है दीप्ति फ्रिंज। और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर काली पट्टियां प्राप्त होती हैं, उन्हें कहा जाता है अदीप्ति फ्रिंज। ठीक है, जब जहां जहां दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है तो उसे बोला जाता है संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर ये काली पट्टियां प्राप्त हो जाती है उसे बोला जाता विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, ये तो बात हुई व्यतिकरण। यंग ने क्या बताया? यंग ने कहा कि अगर कोई एक प्रकाश स्रोत है S, ठीक है, इसके सामने ये कोई प्रकाश स्रोत है S, इसके सामने एक अन्य पर्दा रखा हुआ है जिसमें ये दो छिद्र हैं, जिनके बीच की दूरी बहुत कम स्मॉल d है, और ये S1 और S2 दोनों इस प्रकाश स्रोत से बराबर हैं। S1 और S2 दोनों इस वाले प्रकाश स्रोत से बराबर दूरी पर हैं। फिर बताया, यंग ने बताया था, ये कहा जब इससे कुछ किरणें प्राप्त होती हैं, मतलब किरणें निकलती हैं, जब ये यहाँ पर पहुँचती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये द्वितीयक प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। यदि इसके आगे कैपिटल D दूरी पर एक और पर्दा रखा हो, कैपिटल D दूरी पर एक और पर्दा रखा हो, और यहाँ के बिल्कुल बीचों बीच से एक हम लंबार्धक इनका, यानी इनको S1 S2 के बीच की दूरी को आधा करते हुए एक रेखा खींचे हम CO। क्या रेखा खींचे हम? CO। तो एक रेखा खींचे यहां पर, ये खींचे तो यंग ने बताया कि इस वाले पर्दे पर बहुत सारी चमकीली और काली पट्टियां प्राप्त होती हैं जिन्हें हम फ्रिंज कहते हैं। तो यही यंग ने बताया था। तो यंग ने क्या बताया कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से कोई तरंगे निकले और सामने एक पर्दा रखा हो, उसमें दो छिद्र हो, तो ये छिद्र जो होते हैं ये द्वितीयक प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं और यहाँ से भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, और ये तरंगिकाएं सामने वाले जो पर्दा है, ये इस वाले पर्दे पर बहुत सारी हमें चमकीली और काली पट्टियां प्राप्त हो जाती हैं जिन्हें हम फ्रिंज कहते हैं। जो चमकीली पट्टियां हैं उन्हें हम दीप्ति फ्रिंज कहते हैं, और जो काली पट्टियां हैं उन्हें हम अदीप्ति फ्रिंज कहते हैं। मान लिया यहां से x दूरी पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर?
x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, जहां पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। यहां पर और यहां से एक हम लंब ये डाले देते हैं। इस वाले कोण को हम माने लेते हैं थीटा, इस वाले कोण को हम क्या माने लेते हैं? थीटा। यहां से एक हम ये रेखा गई, ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला भी थीटा होता है, ये भी थीटा होगा। ठीक है। अब हम फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। इन्होंने जो यंग ने बताया था उसी हिसाब, उसी का प्रयोग करते हुए और आगे हम फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए पहले हम केंद्रीय फ्रिंज से माना x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। इसके लिए हमें केंद्रीय फ्रिंज से पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालेंगे। फिर केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंजियों की दूरियों के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो त्रिभुज S1 S2a तथा त्रिभुज CPO समरूप त्रिभुज हैं। इसलिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनकी भुजाओं के अनुपात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी S2a ये लंब हुआ बटे S1 S2। अब PCO में देखते हैं, CPO इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, इसमें लंब ये है PO और कर्ण जो है वो CP है। S2a बटा S1 S2, S1 S2 के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल d है। PO इसके बीच की दूरी x है। COP बिंदु जो है यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है इतनी दूर, ये O बिंदु से बहुत दूर नहीं है, ये बहुत कम दूरी पर है। तो इस वजह से जो CP है वो CO के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से S2a बटा D बराबर x बटा कैपिटल D या S2a बराबर स्मॉल d बटे कैपिटल D x, ये है पथांतर। यानी पथांतर बराबर स्मॉल d बटे कैपिटल D x। इसका प्रयोग होना है ज़्यादा, तो इसे हम समीकरण 1 डाले देते हैं। अब यहाँ से हम दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर बराबर यम लेमडा, जहां यम बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ाते चले जा सकते हैं। पथांतर बराबर मतलब d बटा डी एक्स बटे एम लेमडा, यानी x बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल d यम लेमडा। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है ये xm बराबर आ गया है। यानी केंद्रीय फ्रिंज से ये एक व्यंजक आ गया, केंद्रीय फ्रिंज से MV दीप्त फ्रिंज की दूरी, ये आ गया है केंद्रीय फ्रिंज से MV दीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय
फ्रिंज से MV दीप्ति फ्रिंज की दूरी। ठीक है, अब यहां से अदीप्ति फ्रिंज क्या निकालते हैं हम, अदीप्ति फ्रिंज के लिए। अब अगर 0 ले लोगे तो केंद्रीय फ्रिंज ही आ जाएगी। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। पहली ले लेंगे तो केंद्रीय फ्रिंज से पहली वाली जो दीप्ति फ्रिंज है उसकी दूरी, फिर केंद्रीय फ्रिंज से जो है दूसरी तीसरी जो सी चाहे वो नंबर m की जगह पर हम लिख सकते हैं। अब अदीप्ति फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है m-1/2 लेम्डा d x बराबर 2m-1/2 लेम्डा, x बराबर ये कैपिटल D बटे स्मॉल d 2m-1, या इसे पहले लिख देते हम 2m-1/2 कैपिटल D बटा स्मॉल d लेम्डा, ये आ गया। यानी x m बराबर 2m-1 कैपिटल D बटे 2 स्मॉल d लेम्डा, ये आ गया आपका 3 केंद्रीय फ्रिंज से MV अदीप्ति फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्ति केंद्रीय फ्रिंज से MV अदीप्ति फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से MV अदीप्ति फ्रिंज की दूरी। अब हमें निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती, जैसे हमें यहां पर ये कोई पट्टी है, हमें इसकी चौड़ाई निकालना है। ठीक है, ये पट्टी, तो इसके नीचे भी एक पट्टी होगी और इसके ऊपर भी एक होगी। यहां से हमें इसकी चौड़ाई निकालना, तो यहां से हम ये दूरी निकाल लें और यहां से हम ये दूरी निकाल लें, ये वाली दूरी निकाल लें, और इस दूरी से ये वाली दूरी घटा दें तो हमें ये वाली दूरी पता चल जाएगी। समझ गए बात, इसकी दूरी निकल जाएगी। यानी हमें 10वीं फ्रिंज से हम 9वीं फ्रिंज घटा दें तो हमें फ्रिंज चौड़ाई मालूम हो जाएगी। 5वीं फ्रिंज से 4थी फ्रिंज की दूरी घटा दें तो भी हमें मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र देखो, इधर लिखे लेते हैं। W बराबर x m+1 माइनस x m, ये आ जाएगा d बटा स्मॉल d m+1 लेम्डा स्मॉल d m लेम्डा। W बराबर d बटा d और ये लेम्डा की इसमें गुणा कर दो, माइनस कैपिटल D बटे स्मॉल d लेम्डा लेम्डा। तो d बटा डी एम लेम्डा, d बटा डी एम लेम्डा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका।
ये सॉरी ये प्लस का है। अब यहाँ से जो फ्रिंज चौड़ाई बराबर डी लेमडा बटे स्मॉल डी, ये हमें व्यंजक प्राप्त करना था। जहाँ डी जो है इस वाले स्लिटों वाले पर्दे से जो छिद्र हैं, इस जिस पर्दे में छिद्र हैं उससे ये बड़े वाले पर्दे के बीच की दूरी, और स्मॉल डी जो है वो दोनों पर्दों के बीच की दूरी, और लेमडा जो है वो तरंग दैर्घ्य है, तो डी लेमडा बटे डी। अब ये तीन सूत्र यहाँ पर आपको याद रखने होंगे कि सीधे फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक W बराबर डी लेमडा बटे डेल्टा डी, डी लेमडा बटे डी। दूसरे केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी डी बटे डी एम लेमडा, और केंद्रीय फ्रिंज से एमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी जो होगी वो 2m-1 बटे 2d डी लेमडा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सूत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।